हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है विपिन गिरी और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का तीसरा चैप्टर। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण और उनके प्रभाव। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पर गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे गुलाम वंश के संस्थापक, उसकी स्थापना और उसके कुछ महत्वपूर्ण शासक। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर गुलाम वंश की, तो इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई। मोहम्मद गोरी की एकमात्र संतान उसकी पुत्री थी, जिसकी मृत्यु मोहम्मद गोरी के शासनकाल के दौरान ही हो गई। मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र न होने के कारण उसका साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा और उसके साम्राज्य को उसके गुलामों या यूँ कहें उसके सेनापतियों ने आपस में बांट लिया। उनमें से उसका एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों पर कब्जा किया और लाहौर में गुलाम वंश की स्थापना की। बात करें अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसके प्रारंभिक जीवन या अर्ली लाइफ के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। कहा यह जाता है कि वह फखरुद्दीन नाम के एक काजी के यहाँ गुलाम था। जिस काजी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे अपने पुत्रों के साथ शिक्षा दी, घुड़सवारी सिखाई और तीरंदाजी सिखाई। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कुतुबुद्दीन से घृणा करने लगे तथा उन्होंने उसे एक व्यापारी को बेच दिया। उस व्यापारी से उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी उसकी योग्यताओं से इतना प्रभावित हुआ कि मोहम्मद गोरी ने उसे अस्तबल का प्रमुख अधिकारी यानी कि अमीर अकुर नियुक्त किया। मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ी गई तराइन की दूसरी लड़ाई और चंदावर की लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाग लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के विशेष योगदान से मोहम्मद गोरी ने खुश होकर गोल लौटने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य का शासन चलाने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक का शासनकाल सिर्फ 4 साल तक चला, यानी कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ऐबक ने गोरी की मृत्यु के बाद खुद को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और लाहौर में ही ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक प्रसिद्ध निर्माण करवाया गया जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पहली मंजिल का ही निर्माण पूरा करवा पाया। इसके मरने के बाद इल्तुतमिश ने बाकी 3 मंजिल का निर्माण पूरा कराया। बात करें अगर कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है। अब बात करते हैं ऐबक को दी गई उपाधियों के बारे में। ऐबक को 2 महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई। पहली थी लाख बख्श, जिसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, और दूसरी थी कुरान खान, जिसका मतलब होता है कुरान का सुरीला पाठ करने वाला। तो ऐबक को 2 उपाधियां मिली, लाख बख्श और कुरान खान। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद लाहौर में हो गई। ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गुलाम वंश का दूसरा शासक नियुक्त किया गया। आराम शाह ने कुछ समय के लिए लाहौर की गद्दी संभाली, लेकिन आराम शाह इतना योग्य नहीं था, इसलिए तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और इल्तुतमिश ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा आराम शाह को पराजित कर कैद कर लिया गया तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के तीसरे शासक, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने 1211 ईस्वी को लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी नियुक्त किया।
इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक चला। बात करें अगर इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश के बचपन का नाम शमसुद्दीन था और इसमें कई गुण होने के कारण उसके भाई उसके विरोधी बन गए तथा उन्होंने उसे जमालुद्दीन नाम के एक व्यापारी के पास बेच दिया। उस व्यापारी से उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। अपनी योग्यताओं से उसने कुतुबुद्दीन ऐबक का मन मोह लिया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अंगरक्षकों का अध्यक्ष तथा बाद में अमीर शिकार बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया तथा उसे बदायूं का गवर्नर भी नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह जब गद्दी पर बैठा तो वह एक अयोग्य शासक था, इसीलिए तुर्क सरदारों के आमंत्रण पर इल्तुतमिश दिल्ली आया और उसने आराम शाह को बंदी बनाया और उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। जैसा कि हमने आपको बताया, इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और उसने 1211 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने उसके द्वारा खरीदे गए 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया जिसे उसने तुर्कान चहलगानी का नाम दिया। इस दल का काम सुल्तान को उसके राजनीतिक कार्यों में मदद करना होता था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही पूरा करवाया गया, लेकिन कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की, जिसका मतलब था धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान 2 सिक्के चलाए, एक चांदी का सिक्का जिसे हम टंका के नाम से जानते थे तथा दूसरा तांबे का सिक्का जिसे हम जीतल के नाम से जानते थे। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टूम बिल्डिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि इल्तुतमिश ने 1231 में अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया। यह भारत में बना पहला इस्लामिक मकबरा था। अब हम पढ़ेंगे कैसे इल्तुतमिश ने मंगोलों के खतरे से दिल्ली सल्तनत को बचाया। इल्तुतमिश ने मंगोल नेता चंगेज खान के दुश्मन जलालुद्दीन को दिल्ली सल्तनत में शरण न देकर दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया। यह घटना 1221 ईस्वी की थी। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का सूबा बनाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो यह बात थी इल्तुतमिश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगले सुल्तान के बारे में। इल्तुतमिश अपने आखिरी समय में अपने उत्तराधिकारी को लेकर बहुत चिंतित था। उसे यह लगता था कि उसके जितने भी जीवित पुत्र हैं उनमें से कोई इतना योग्य नहीं है कि दिल्ली सल्तनत को संभाल सके। इसलिए उसे लगता था कि उसकी पुत्री रजिया ही एक योग्य शासक बन सकती है। अंतिम समय में इल्तुतमिश ने तुर्क सरदारों को इस बात पर राजी किया कि उसके मरने के बाद उसकी पुत्री रजिया को ही सुल्तान बनाया जाए, लेकिन एक महिला होने के कारण इस्लाम धर्म में एक स्त्री का शासक बनना उस समय इस्लामी कानून के खिलाफ था। तो उस समय के तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज भी कोई योग्य शासक नहीं था। उसकी माँ शाह तुर्कान षड्यंत्र रचने में माहिर थी, इसलिए उस समय के सरदार रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी माता शाह तुर्कान से परेशान आ चुके थे। रजिया ने रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान से राज्य को बचाने की लोगों से अपील की। लोगों ने रजिया का साथ दिया। जब रुकनुद्दीन लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली से बाहर गया तो उसकी माँ शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया और रुकनुद्दीन फिरोज को भी बंदी बनाकर मार दिया गया। अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जिसने दिल्ली पर 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया एक महान शासक, योग्य एवं न्यायप्रिय तथा निर्भीक औरत थी। वह पुरुषों की पोशाक पहनती थी, घोड़े पर सवार होकर कुशलता से युद्ध में सेना का संचालन करती थी, परंतु उसका सबसे बड़ा दोष यह था कि वह एक स्त्री थी
तथा इस्लाम के अनुसार उसे शासन करने का अधिकार नहीं था। ऐसा उस समय के सरदारों तथा अमीरों का विचार था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में आना शुरू किया। रजिया के शासनकाल में उससे कुछ गलतियां हुई, जैसे कि रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी कि असूशाला का प्रधान नियुक्त किया। जमालुद्दीन याकूत एक गुलाम था। एक गुलाम और एक महिला सुल्तान के बीच संबंध होना उस समय के तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था, इसलिए वह लोग रजिया के खिलाफ होने लगे। रजिया पुरुषों की तरह चोगा, एक प्रकार की पोशाक और कुलह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी और यह चीज़ उस समय के तुर्क सरदारों को पसंद नहीं थी। 1240 ईस्वी में भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के द्वारा विद्रोह कर दिया गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया भटिंडा की ओर बढ़ी। उस समय याकूत भी था। याकूत का वध कर दिया गया तथा रजिया को कैद कर लिया गया। रजिया ने मौके को देखते हुए और दिल्ली की सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब रजिया और अल्तुनिया दिल्ली की ओर बढ़ने लगे, जहां 15 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल नाम की जगह पर रजिया की हत्या कर दी गई और ऐसे भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका की मृत्यु हो गई। अगर वह एक महिला ना होती तो शायद वो लंबे समय तक शासन कर पाती। रजिया की मृत्यु होने के बाद तुर्क सरदारों ने 1240 ईस्वी में इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। बहराम शाह एक योग्य शासक था, लेकिन वह तुर्क सरदारों के षड्यंत्र का शिकार हुआ। बहराम शाह ने जब मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया और वापस आकर बहराम शाह को युद्ध में हरा दिया तथा उसका वध कर दिया गया। तो आज हमने पढ़ा गुलाम वंश की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट शासक और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।